हेलो बच्चों, कैसे हो। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और नीट और जेई के एग्ज़ाम में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। लगना भी चाहिए। मैं भी लगा हूँ कुछ शॉर्ट मेथड्स आपके लिए अरेंज करने के लिए, ताकि आपको जब कैलकुलेशंस वाला पार्ट है, मैं चाहता हूँ इसमें आप टाइम वेस्ट ना करो बिल्कुल भी। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है मॉक टेस्ट में कि वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ नॉट रियली गुड। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि ऐसे कौन सी शॉर्ट चीज़ें हैं जो हमारे को याद होनी चाहिए न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स में कैलकुलेशन बहुत होता है, वहाँ पे हमें थोड़ा बच के रहना है, और इजी भी बहुत होता है वो, इसलिए हमें इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है, लेकिन विदाउट कैलकुलेशंस। याद करने वाली चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, क्या चीज़ें याद करनी है। देखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ हाफ लाइफ से रिलेटेड। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी देखा होगा केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये राइट। तो मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वहाँ भी हेल्पफुल है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास x से y बन रहा है प्रोडक्ट। अब देखो 100 से अगर 50% पे आ जाए, पहले x की क्वांटिटी 100% थी, आधा रिएक्ट कर गया, 50% बचा, तो उसके लिए जो टाइम इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, हाफ लाइफ बोलते हैं। यानी कि 50% प्रोडक्ट अगर बनेगा तो उसकी टाइम क्या होगी, t हाफ। और अगर 75% प्रोडक्ट अगर बन जाए तो उसके लिए लिखते हैं 2t हाफ। ठीक है, ये आप याद कर लो। और 87.5% जो बनेगा वो हो जाएगा 3t हाफ। यानी कि प्रोडक्ट को 87.5% बनने में कितना टाइम लगेगा, 3t हाफ। 93.75% बनने में ये लगेगा 4t हाफ। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और 90% बनने में आपको जो याद होनी चाहिए, 90% अगर आपको बन रहा है तो ये होनी चाहिए 10/3t हाफ। और 99% अगर आपको बन रहा है तो ये होना चाहिए 20/3t हाफ। और 99.9% आपको बन रहा है तो ये होनी चाहिए 10t हाफ। इस टाइमिंग्स को आप नोट कर लो बच्चों, ये टाइमिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक ए नोट। बच्चों इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं कि अगर ट्रेडिशनल मेथड से करें तो क्या होगा और शॉर्ट मेथड से करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये लिस्टिंग आपको पता होनी चाहिए। 90% 10t हाफ बाई 3, मतलब 10/3 ऑफ t हाफ। 99% के लिए सारे वैल्यूज आप याद कर लो, और ये आसानी से याद भी हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन इस पर करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ टाइम टेकन फॉर 90% reaction is 10 minutes, find the time for 99% completion of the reaction। ठीक है बच्चे, ये 10 मिनट है बच्चों, ध्यान में रखना। तो 90% रिएक्शन होने के लिए मेरे पास टाइम 10 मिनट, 99% के लिए क्या, कौन सा टाइम, तो अब हमको करना है 5-10 सेकेंड में। तो भाई हम तो बड़े वाले फॉर्मूले में हम लोग जाएंगे ही नहीं, क्यों जाएं। 90% टाइम के लिए मेरे को पता है ना, 10t हाफ, 10/3t हाफ, दिस इज 10 मिनट, राइट। तो यहाँ से t हाफ आ गया मेरा, 10 कट, t हाफ इज 3 मिनट। अब 99% रिएक्शन के लिए टाइम मुझे मालूम है ना, 99% रिएक्शन अगर होना है तो टाइम क्या होगा बच्चों, 10 टाइम्स ऑफ t हाफ। 99.9% के लिए है ये, 99.9% के लिए। और अगर 99% की बात की जाए, दिस इज 20t हाफ बाई 3, ये होता है। तो हम लोगों ने t हाफ अभी 3 तो निकाल लिया है ना, सो 20/3 into 3, this is what 20 मिनट, that's it, easy है। तो आप याद करके चलो, बिंदास तरीके से सॉल्व करो, और फटाफट रैंक भी ले आओ बच्चों, ताकि मज़ा आ जाए। MBBS रैंक, UG रैंक, नीट रैंक, MBBS बन के निकलो, प्राउड फीलिंग। तो बच्चों बने रहो,
बने रहो, अभी और भी चीज़ें आपके लिए मैं लाया हूँ, इसको पहले नोट कर लो। तो बच्चों, आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में होनी चाहिए हमेशा कैलकुलेशंस के टाइम में। आपको टाइम भी सेव करना होता है। तो उसी में उसी लिस्टिंग में एक और लिस्टिंग आती है रेडियो एक्टिव डिके का रेट जो होता है वो। तो रेडियो एक्टिव डिके का जो रेट होता है वो क्या होता है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा वो डिके भी होगा। वो बोलते हैं ना कि ज़्यादा पैसे होंगे तो खर्च भी ज़्यादा होंगे, सीधी सी बात है। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उतना ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिके भी होता जाएगा। क्वांटिटी कम होता जाएगा, रेट ऑफ डिके भी कम होता जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ डिके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्वांटिटी है। एन इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनिशियली, या नंबर ऑफ ग्राम मोल्स भी कह सकते हैं प्रेजेंट इनिशियली। सो और वी कैन आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी, राइट? दिस इज लैम्डा एन, सो डायरेक्टली रिलेटेड टू एन। तो माइनस का इसलिए होता है क्योंकि एज टाइम पासेस वो कम होता जा रहा है रेट। सो वी कैन राइट माइनस ऑफ डी एन बाई डी टी दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, ये लिख सकते हैं हम लोग। और हमारे पास क्या क्वांटिटी आएगी? डी एन बाई एन इज इक्वल टू लैम्डा डी टी। ठीक है बच्चों, तो ये इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे? माइनस लॉग ऑफ एन, और इसकी क्वांटिटीज थी पहले एन नॉट और अभी है एन। ये मैक्सिमम था और अभी हो गया है कुछ कम वाली वैल्यू, मिनिमम वैल्यू लैम्डा डी टी। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे को क्या मिलने वाला है? इस माइनस को आप इधर ले आ सकते हो। ये इंटीग्रेशन हो चुका है, ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड वैल्यूज ही लिखो यहाँ पे, दिस इज लैम्डा इंटू टी, दिस वन। तो इसको इंटीग्रेटेड वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो क्या मिलने वाला है बच्चों? हमारे पास है, ये है लोअर वैल्यू और ये है अपर वैल्यू, सॉरी ये अपर वैल्यू है n, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा टी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग तो हमारे को मिल जाएगा n अपॉन एन नॉट माइनस ऑफ लैम्डा टी, और वी कैन से n अपॉन एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोगों के पास आया है। ये हम लोग क्लास 12 में देख चुके हैं, कर चुके हैं। अभी हमारे को दोबारा मिल रहा है रिवीजन के टाइम में। तो ई एन अपॉन एन क्या है? इनिशियल एन नॉट इज द इनिशियल क्वांटिटी एंड एन इज द फाइनल क्वांटिटी लेफ्ट, जो बच गया है वो है। सो हमारे को याद होनी चाहिए ये फार्मूला वी। ठीक है बच्चों, याद होनी चाहिए, इसको नोट कर लो प्लीज़। और भी सारे फार्मूले होते हैं, इसको हम लोग इस वैल्यूज़ को हटा दें। ये तो हो गया चलो फार्मूला नंबर 1, और दूसरा होता है एन इज इक्वल टू एन नॉट हाफ टू द पावर एन हाफ लाइफ। ये दूसरा फार्मूला है, ये भी आप लोग नोट कर लो। एन को बोलते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। सब पे क्वेश्चन करके हम लोग देखने वाले हैं, ये भी इस पे भी करके देखेंगे। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर साइज की, इसको नोट कर लो बच्चों। आगे देख लेते हैं न्यूक्लियर साइज। देखो बच्चों, जो भी न्यूक्लियर होता है हमारे पास उसकी साइज की अगर बात करें तो डिपेंड्स अपॉन मास नंबर। जितने भी पार्टिकल नंबर होंगे इसके पास, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपस में रिपल्सिव फोर्सेस भी ज़्यादा होते हैं। तो साइज जब बड़ा हो जाएगा मीन्स इसका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। सो वी कैन से वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली रिलेटेड टू एटॉमिक मास, और मास नंबर भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वॉल्यूम भी बड़ा तो ऑफ कोर्स मास नंबर इसका बड़ा होगा। दैट मीन्स वी कैन से आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और वी कैन राइट ए टू द पावर 1/3। सो रेडियस जो हमारा बना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3 पावर ऑफ मास नंबर है बच्चों, इसको ध्यान में रखना। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग कांस्टेंट के टर्म में। आर नॉट इज यानी कांस्टेंट, रेडियस निकाल लिया, वॉल्यूम हमारे पास है, डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, तो मास अगर हम लोग बात करें तो मास नंबर की बात करनी पड़ती है।
तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो मास है वो पूरा न्यूक्लियस पे ही कॉन्सेंट्रेट, सारे के सारे मास वही होते हैं। सो वी कैन राइट 3 ऊपर आ जाएगा 4 पाई। आर क्यूब की जब हम बात करेंगे आर क्यूब, तो आर की जगह मैं लिखने वाला हूँ आर नॉट ए टू द पावर 1/3 का क्यूब। ये हो जाएगा 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट पे क्यूब एंड ए, ये हमारे को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो सब कुछ नोट करते जाना है, जल्दी जल्दी नोट करते जाना है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जो मास नंबर है, देखो डेंसिटी और मास नंबर इन्वर्सली रिलेटेड है। एम इज टोटल मास है, इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा। तो ये जो मास नंबर है बच्चों, ये किसी एक के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, एक पार्टिकल के लिए। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास है पूरा का पूरा अगर मास लेंगे तो डेंसिटी टोटल जो मुझे लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा m इंटू ए, दिस इज टोटल मास। ए इज द मास नंबर इंटू मास ऑफ वन एलिमेंट, एवरेज मास। और क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आर की जगह वापस मैं ये डालूंगा तो डेंसिटी जो टोटल आने वाला है वहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को am 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। तो ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, और ये था टोटल डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। और ये था हमारे पास डेंसिटी एक मास के रिस्पेक्ट में, या मास नंबर ए लेंगे तो हम लोग यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये भी टोटल डेंसिटी मुझे मिल जाएगा। सो टोटल डेंसिटी जो अल्टीमेटली मिलेगा वो मास नंबर से इंडिपेंडेंट होगा हमारे पास, जो कि फिक्स क्वांटिटी होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो बच्चों, इसके आगे हमारे को करने हैं हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, 50% रिएक्शन हो गया, 30% रिएक्शन हो गया, जैसा कि मैंने फॉर्मूला पहले बताया था आपको। तो इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन करके देखते हैं। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। मॉडर्न फिजिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट। इसके जब आप पास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे तो आपको बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स बड़े पड़े हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन कुछ आगे हमारे पास। हाँ बच्चे, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, नीट 2013 का है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप X is 20 years. It decays to another element Y which is stable. The two elements X and Y and the ratio 1:7 in a sample of given rock. The age of the rock is estimated to be. ठीक है बच्चों, तो यहाँ ध्यान से देखना है आपको। हाफ लाइफ गिवन है, तो जब भी हाफ लाइफ गिवन हो और रेशियो ऐसा कुछ क्वांटिटी की बात हो रही हो तो एक ही फार्मूला है हमारे पास, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। n/n0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। लेकिन यहाँ पे लैम्डा की तो बात ही नहीं हो रही है, तो इस चीज़ को आप हटा दो, इसको हटा दो, आप लिख लो इज इक्वल टू हाफ टू द पावर n। n को बोलते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो n देखो यहाँ पे बच्चों 1:7 है, इसका मतलब n1 ले लेंगे और जो n0 है उसको आप ऐड कर दो 1 + 7, दोनों को ऐड कर दो तो हमारे को मिल जाएगा 1/8। दिस इज हाफ पे पावर 4, सॉरी हाफ पे पावर n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। लेकिन मुझे क्या फाइंड करनी है, एज ऑफ द रॉक। सो n जो होता है हमारे पास वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया 3 हाफ लाइफ। सो n इंटू हाफ लाइफ करूँगा तो ये टोटल एज आ जाएगा मेरे पास। सो n इज कमिंग आउट टू बी 3, t हाफ इज 20, सो दिस इज 60 ईयर। सो 60 ईयर इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। तो ये काम काफ़ी जल्दी हो जाता है, इसमें जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है, ये काम ठीक है। दूसरा आगे बढ़ते हैं। 2 radioactive substances A and B have decay constant 5 lambda and 4 lambda. Decay constant given है बच्चों। At t is equal to 0 they have same number of nuclei. सोच लो same number of nuclei है। The ratio of number of nuclei A to those of B will be 1/e² after a time interval. इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, E का जो कैलकुलेशन है थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक शॉर्ट तरीका मैं सिखा रहा हूँ। अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ 5 - 4 4/2 लैम्डा, 1/2 इसका आंसर आएगा बिना कैलकुलेशंस। देखो आपको करना क्या है, डिके कांस्टेंट 1 माइनस डिके कांस्टेंट 2 कर दो। डिफरेंस ऑफ द टू डिके कांस्टेंट्स इफ दे आर गिवन,
डिवाइडेड बाय, इसको आप कैलकुलेट कर लो, डिफरेंस इन डीके कांस्टेंट। माइंड इट, डिफरेंस ही लेना है। दूसरा देखेंगे, अगर हमारे पास ई है तो ई पे पावर कितना है ना, पावर ऑफ ई। तो पावर ऑफ ई ये न्यूमरेटर में आएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करनी है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, पावर ऑफ ई, पावर ऑफ ई, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिफरेंस इन डीके, दैट मीन्स लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। और ये पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो हमारे को आ जाएगा पावर ऑफ ई दैट मीन्स 2 एंड डीके कांस्टेंट 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा, तो ये 4 लैम्डा हो जाएगा, दैट इज 1/2 लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो 1/2 लैम्डा हमारा आंसर है। आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, कभी गलत नहीं आने वाला है। 2007 नीट। अब कौन कैलकुलेट करने जाए लैम्डा, ई लैम्डा, तो ये दिस द बेस्ट वे टू डू। ठीक है, फटाफट हो जाएगा। एक और करके देखते हैं बच्चों, इसको हटा देता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे कहीं चला गया है। क्वेश्चन ले आता हूँ बच्चों दूसरे। बच्चों एक क्वेश्चन करके और देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। ये नहीं, एक्चुअली कुछ कुछ ट्रिक्स हैं जो हमेशा आनी चाहिए हम लोगों को। कहाँ गया क्वेश्चन, यह मिल गया। देखो जो 2011 में भी आया हुआ है, इजी वाला क्वेश्चन है ये, 2011 में भी आ चुका है। यहाँ बोला गया हाफ लाइफ इज 50 ईयर, टी हाफ इज 50 ईयर, इट डिकेज टू अनदर एलिमेंट y which is stable. The two elements x and y were found to be in the ratio 1:15, right? 1:15 का रेशियो है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, n/n0 इज इक्वल टू हाफ पे पावर n, n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। और रेशियो का क्या करना है, मालूम है क्या करना है। ये जो 1 है वो न्यूमरेटर के लिए है और डिनोमिनेटर में होगा 1 + 15 यानी कि 16, दैट इज हाफ पे पावर n। तो n यहाँ मुझे मिल गया 4, n4 मुझे मिल चुका है। तो मैं लिख सकता हूँ n इंटू टी हाफ इज इक्वल टू टोटल टाइम। n यहाँ 4 है मेरे पास और टी हाफ 50 है, तो सीधा हो गया 200। 200 ईयर इज द आंसर। बेस्ट है, बढ़िया है, कुछ भी नहीं करना है। बने रहो, और भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं मुझे, इसको नोट करो। हाँ बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया AREEE 2005। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, इफ रेडियस ऑफ 27 एल्युमिनियम 13 न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड टू बी 3.6 फर्मी, देन द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज। देखो बच्चों, रेडियस के लिए हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा था, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर 1/3। तो चिंता की तो बात ही नहीं है, इसमें सीधा पुट द फार्मूला गेट द आंसर। तो क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रेडियस ऑफ टेलुरियम, ये r है, इज इक्वल टू मास नंबर का रेशियो, दैट मीन्स 27 अपॉन 125 टू द पावर 1/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5। ठीक है बच्चों, तो रेडियस हमारे पास एल्यूमिनियम के लिए गिवन है 3.6, तो दिस इज 3.6 और ये x टेलुरियम का पता नहीं है, दिस इज 3/5, सो x इज कमिंग आउट टू बी 6 फर्मी। ठीक है बच्चों, तो इजी है बहुत ही ज़्यादा, लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन है। दूसरा अगर काम करें हम लोग, starting with the sample of pure 66 copper, 7/8 of it decays into zinc in 15 minutes. The corresponding half life is, इसकी corresponding half life फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, हमारे को एक्सपोनेंशियल वाले चीज़ों से बचना है। तो मैंने क्या बताया था, n/n0 इज इक्वल टू हाफ टू द पावर n, और n क्या होता है, n इंटू टी हाफ
दिस इज टोटल टाइम। बढ़िया है। 7/8 ऑफ इट डिकेज, यानी कि बचा कितना मेरे पास 1/8 फ्रैक्शन। तो सीधा सीधा मैं लिखूंगा 1/8 फ्रैक्शन, जो बच गया वो, ये तो रिमेनिंग फ्रैक्शन है ना 1/8। तो याद रखना बच्चों, रिमेनिंग फ्रैक्शन है ये बच्चे भूल जाते हैं, उनको लगता है कि ये खत्म हो चुका वाला फ्रैक्शन है, जो हो चुका है। ऐसा नहीं है, ये रिमेनिंग फ्रैक्शन जो बच गया है आफ्टर द टाइम t। और यहाँ पे लिखेंगे हाफ टू द पावर n लिखेंगे तो n की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, n की वैल्यू 3 डाल देंगे। 3 इंटू टी हाफ, टोटल टाइम इज 15 मिनट्स, तो टी हाफ मेरे को मिल गया 5 मिनट्स। सो टी हाफ इज द 5 मिनट, है ना बच्चों, इजी। तो बस इसको पकड़ के रखना है, एक्सपोनेंशियल से बचना है। बहुत सारे बच्चे एक्सपोनेंशियल वाले लगाने लग जाते हैं और फंस जाते हैं। दूसरा है हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियम इज 1600 ईयर, द फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ रेडियम दैट वुड रिमेन आफ्टर 6400 ईयर। टोटल टाइम, देखो बच्चे इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है, n इंटू टी हाफ, दिस इज ये नीट का क्वेश्चन है 1991, दैट इज इक्वल टू कैपिटल T। तो इस तरह क्वेश्चन नीट में बहुत बार आते हैं, 1989, 91, 2001, 2014, 2013, 2017, हमेशा आया हुआ है ये। तो दिस इज वी कैन फाइंड n, हाफ लाइफ इज 1600, टोटल लाइफ इज 6400, तो n की वैल्यू आ गई 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, द फ्रैक्शन ऑफ द रेट दैट वुड बी रिमेन। तो रिमेन वाला तो मेरे को मालूम है, n/n0, हाफ पे पावर 4 हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, तो ये हो जाएगा 1/16। रिमेनिंग वाला है ये 1/16। तो रिमेनिंग यानी कि डी वाले में टिक मार देंगे, कुछ भी नहीं है बच्चों, फटाफट सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास भी होंगे, आप कीप ट्राइंग, और जो भी डाउट हो आप बिंदास मुझे बता सकते हो, बिना डरे बिना झिझक किए। उसमें आप बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी देख लो, उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो याद कर लो, दैट्स इट। और आपको बहुत सारी चीज़ याद करने वाली चीज़ें हैं, सो आप ध्यान में रखा करो बच्चों। ठीक है, तो सबसे मुद्दा ये है कि आपको टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए जो मैंने आपको लिस्टिंग दी थी हाफ लाइफ वाले वो सारे आप याद कर लो, वो भी काम आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और जम की तैयारी में लगे होंगे। आपके लिए जो आने वाले हैं जेईई और नीट, सारे बच्चे उसमें लगे पड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे ट्रिक्स होने चाहिए जो आपको एग्ज़ाम में आपको टाइम बचाए। ठीक, बहुत सारे बच्चे अभी मैंने देखा है वो ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करने लग जाते हैं और टाइम बहुत सारा उसमें चला जाता है। तो मॉक टेस्ट में हमने हमने वीकनेस फाइंड की है बच्चों की, कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है कैलकुलेशंस में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होते हैं, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आप याद कर लो, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, याद कर लो, ध्यान में रख लो, तो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, केमिकल काइनेटिक्स, उसमें भी होता है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वहाँ भी आपको ये हेल्प मिलने वाला है, बी केयरफुल। तो बच्चों सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ, सपोज x से y कोई एलिमेंट कन्वर्ट हो रहा है, तो 100 से 50% हो गया, मतलब हाफ लाइफ हो गया। कॉन्सेंट्रेशन पहले 100 था, अभी 50% हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज हाफ लाइफ। और अगर हमारे पास 50 से 25% हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अनदर हाफ लाइफ। देखो बच्चों, यहाँ हमें ध्यान ये देना है कि जो हाफ लाइफ है कांस्टेंट फैक्टर होता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप फार्मूला देखो टी हाफ, तो क्या होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, एंड लैम्डा को बोलते हैं डिके कांस्टेंट। सो टी हाफ इज ए कांस्टेंट फैक्टर, ये चेंज नहीं करने वाला। तो अगर मैं एक लिस्टिंग बनाऊं, 100 से ये रिएक्टेंट है, 50% हो गया, मैं इसको और अच्छे से आपको लिस्टिंग बना देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं हो। ये हो गया रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को ये 50% खत्म होगा तो ये 50% बनेगा, तो 50% प्रोडक्ट बनने में ये कितना टाइम लगेगा, टी हाफ लगेगा। ठीक है,
75% प्रोडक्ट बनने में अनदर टी हाफ लगेगा, ठीक है। और 87.5% बनने में, प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा, फिर से टी हाफ लगेगा। तो अगर मैं शुरू से बात करूं